जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि जल्दी मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आऊँगा और साथ ही मॉडल पेपर जो होंगे, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आए थे और कैसे आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है और क्या टॉपिक आपको कम पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और किसी को मेरी स्पीड स्लो लगेगी तो आप उसे स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्ले स्पीड में जाएंगे, यूट्यूब के अपना 3 डॉट जो बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी, आप जाके अपनी स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं और जैसे ही आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रहा आपके सामने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान फसल के रूप में जाना जाता है। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक वर्ष के दौरान, ठीक है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक वर्ष के दौरान भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को खाली स्थान फसल के रूप में जाना जाता है। तो मतलब एक वर्ष के अंदर ही भूमि के टुकड़े पर, मतलब एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल, मतलब एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी को पता होगा कि बहुखंडीय ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, मिश्रित मतलब कि दो चीज़ों को एक साथ उगाया जाए तो मिश्रित हो गया। ठीक है, तो यहाँ बचता क्या अपने पास ऑप्शन, बहुखंडीय। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुखंडीय फसल उत्पादन। ठीक है, जिसमें एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोया जाता है। इस प्रकार की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि बहुखंडीय फसल कहाँ पर उगाई जाती हैं, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। और कृषि उत्पादन के साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि उत्पादन के साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मिश्रित खेती क्या दो प्रकार की हो गई, एक तो ये अपना टाइप होता है और दूसरा जो लीगल टाइप अपन कहते हैं ना, तो ये हो गया अपना कि खेती के साथ साथ पशुपालन करना भी मिश्रित खेती कहला जाती है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, है ना, जिसको हम कहते हैं सिडबी, क्या कहते हैं, सिडबी, सिडबी कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 1990 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, मैं आप सभी का आंसर देखूंगा। ठीक है, तो क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन सकता है, तो जैसे अभी इसमें स्थापना या फाउंडेशन ईयर पूछ लिया, तो आपसे क्या पूछ सकता है, इसका करंट में जो चेयरमैन है वो ज़रूर पूछ सकता है, या अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट है उनके बारे में ज़रूर पूछ सकता है। इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसे सिडबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, जो अर्थात बफर स्टॉक तथा खालिस्तान निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस भी कहते हैं। एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, आप इसे गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उससे ले सकते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है, या उन तक ये भोजन सुरक्षित और सरल माध्यम से पहुँचाया जाता है। फिर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और प्रशासनिक सेवा। आपको पता है प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री ये भी बदलते रहते हैं, रक्षा मंत्री ये भी बदलते रहते हैं, बस ये पद निश्चित किए गए हैं। ठीक है, परंतु जो प्रशासनिक सेवक है, ठीक है, प्रशासनिक सेवक का जो पद है ये हमेशा बरकरार रहता है। ठीक है, तो प्रशासनिक सेवक भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तथा भारत के रक्षा मंत्री ये सभी अस्थायी हिस्सा हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से समझते हुए चलनी है।
बस आपको क्वेश्चनों के साथ उनके फैक्ट को याद करते चलना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको जीके को लिंक करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दिल्ली पुलिस में जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है 50 नंबर का है या 50 क्वेश्चनों का है, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान में रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स गेन करने की कोशिश करना है। इसलिए आपको बहुत सारा जीके पढ़ना है और सबको इंटर लिंक करते हुए चलना है। फिर हम बात करते हैं किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। आप सभी को पता है कि संविधान में कोई भी परिवर्तन या संशोधन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था और अभी वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, इन सभी के बारे में आपको गूगल करना है। यह आपका होमवर्क है। क्या है, यह आपका होमवर्क है। इसे आप अपने नॉलेज के लिए, मैं नहीं बोलता कि आप कमेंट करके ही बताओ, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए आप इसे एक बार गूगल करना है, क्योंकि आप गूगल कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। फिर हम बढ़ते हैं, भारत के संविधान में संघ सूची या सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। आप सभी को पता है कि संघ सूची के बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है वह राज्यों और संघ के मध्य अधिकारों को उल्लेखित करती है, ठीक है, यह उनके बारे में बतलाती है। इसमें तीनों सूचियाँ कौन कौन सी हैं, संघ सूची, साथ में राज्य सूची और जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और संघ दोनों के अधिकार क्षेत्र होते हैं, ठीक है। फिर चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, ये भी हम लेते हैं थोड़ा सा। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में, जो चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, मतलब सीटों के वितरण से संबंधित है। जबकि 9वीं अनुसूची की यदि हम बात कर लें तो 9वीं अनुसूची कानून संबंधी तथा 6वीं अनुसूची जो दी गई है वह जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपलब्ध है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये राज्यसभा के आवंटन, मतलब सीटों के आवंटन से संबंधित है। 6वीं अनुसूची की यदि हम बात कर लें तो ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची अपने क्वेश्चन का आंसर ही है, ठीक है। तो 7वीं जो अनुसूची है ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। और 9वीं अनुसूची का हम बात कर लें, यदि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो ये कानून संबंधी है। किससे है, कानून संबंधी नियम इसमें बताए गए हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, या जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सा 5 सेकंड का समय है, आप देख लीजिए आपको क्या लगता है इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, भाग 2 जो है नागरिकता के विषय में है, ये बिल्कुल सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और करेंसी है या मुद्रा वहाँ की यूरो, ठीक है। तो ऐसे आपको इंटरलेक्ट करते हुए पढ़ना है, ठीक है। जब तक आप इंटरलिंक नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला। फिर 4A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, आदमी यहाँ बहुत कन्फ्यूज होता है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स या रिसोर्स जिसे हम स्रोत कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। और ड्यूटी लिया गया है USSR, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत संघ रसिया से लिया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो ऑप्शन बचता है 4th ऑप्शन, मतलब डी वाला, भाग 9, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि ये थोड़ा सा गलत है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, अभी जो बढ़ गए हैं इनको सबको आपको गूगल करना है और गूगल करके आपको ये सब दिमाग में सेट करते हुए चलना है। तो भाग 9 जो है किससे संबंधित हम ये देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बन जाएगा भाग 9 का कि ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। जो कुषाण वंश था, है ना, कुषाण वंश का राजधानी क्या थी। तो पहले हम जानते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक था। कुषाणों को चीन से आया हुआ माना गया था, ठीक है। किससे आया हुआ, चीन की तरफ से, चीन से आया हुआ माना गया था। कुषाणों ने सर्वप्रथम पुरुषपुर और एक थी पेशावर, ठीक है। तो पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया तथा बाद में जो उनकी राजधानी बनी वह बनी मथुरा। तो कुषाण वंश की कितनी राजधानी से यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुषाण वंश की 2 राजधानी थी, एक थी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी थी मथुरा। क्या थी, दूसरी थी
मथुरा थी। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। फिर पाटलिपुत्र नगर की यदि हम बात करें तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मौर्य वंश के शासक किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी, जबकि उसके पुत्र उदयन ने उसका नाम, ठीक है, जबकि उसके पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पाटलिपुत्र है ये मौर्य वंश के शासक अजातशत्रु ने स्थापित किया था, और इसके पुत्र उदयन ने क्या किया था? इसे पाटलिपुत्र कहा था, और पाटलिपुत्र के साथ साथ अपनी राजधानी यहाँ पर स्थानांतरित की थी। ठीक है, राजधानी कहाँ से? राजगृह से। जो राजधानी राजगृह कहाँ पर है? बिहार बोधगया जिसे हम कहते हैं, वहाँ से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना, जिसको आज हम बिहार के पटना के नाम से जानते हैं, कब पड़ा या किसने दिया, है ना? तो पटना नाम जो दिया शेर शाह सूरी के द्वारा दिया गया था, जिसने क्या बनवाया था? जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को क्या करना है? अल्टी पल्टी करते रहना है और एक साथ आपको इंटरलिंक करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आपके सारे एग्ज़ाम क्रैक हो पाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं, किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है? अब आपको पता है बाघ, ये जो बाघ की शैली है मुगलों ने लाई थी भारत में। किसने लाई थी? मुगल ने। और मुगल में भी किसने? तो मुगल वंश का शासक कौन था? आप सभी को पता है, बाबर ने। इब्राहिम लोधी, मतलब लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम राजा या शासक हुआ था इब्राहिम लोधी, जिसको पराजित किया था। किसको? इब्राहिम लोधी को पराजित करके क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, और यह पद्धति स्टार्ट भी की थी। मतलब 45 का जो अपना क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नहीं, बाबर ने क्या किया था? बाबर ने इस मुगल बाग नामक इसकी स्थापना करवाई थी, मतलब इसका आविष्कार किया था। और किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इस एक क्वेश्चन अगर आपको मैं बताऊँ, क्वेश्चन तो नहीं कहना चाहिए, जो अपना हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस और टूरिस्ट प्लेस हैं, इनसे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है, जो कि आपके दिल्ली के जितने स्थित है ना, दिल्ली में जो भी स्थित हैं, क्योंकि दिल्ली स्टैटिक जीके आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आपको हिस्टोरिकल प्लेस, टूरिस्ट प्लेस सब आपको पढ़ते चलना है, क्या क्या दिल्ली में और दिल्ली के आसपास स्थित है। तो हिस्टोरिकल प्लेस की मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है, आप उसे आप देख सकते हैं। इसके पहले की वीडियो होगी शायद, आप उसे जाकर एक बार देख लेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? भारत में करवाया गया। किसने कराया? मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण भी है। ठीक है, और उसका हुमायूं की विधवा जो थी बेगम, क्या नाम था? बेगम हमीदा बानो बेगम के अनुसार 1562 में बनवाया गया था। तो आपको याद रखना है कि मुगल का क्या था? मुगल वास्तुकला का जो प्रथम उदाहरण है वो क्या है? हुमायूं का मकबरा देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था हुमायूं की जो विधवा थी बेगम हमीदा बानो के अनुसार। ठीक है, मतलब बेगम जो हमीदा बानो बेगम थी, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। जबकि शाहजहाँ की कब्र कहाँ पर स्थित है? आपको ये भी याद रखना है, आगरा में स्थित है, और आगरा के विश्व प्रसिद्ध खूबसूरत ताजमहल में स्थित है। ठीक है, इतनी सब बातें आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन में आपके औरंगजेब भी है, तो औरंगजेब का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के खुलदाबाद नामक स्थान पर स्थित है। और औरंगजेब ने ही क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा भी बनवाया था। ठीक है, और बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। बाबर ये एक ऐसा मुगल शासक था जिसको पहले भारत में दफनाया गया, उसके बाद उसके जन्म स्थल में लेके गया गया था। तो जबकि बाबर का मकबरा अफगानिस्तान में काबुल में स्थित है, जिसे बाग ए बाबर के नाम से जाना जाता है। तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है? तो ये है हुमायूं। और बाघों की उत्पत्ति मतलब आविष्कार किसने किया भारत में? तो ये किया था, है ना, जिसे हम चार बाग कहते हैं, जहाँ पर पानी फ्लो होता है और यहाँ पर क्या ग्रीनरी लगी होती है ना। तो इसका उत्पत्ति या आविष्कारक किसे कहते हैं? बाबर को कहते हैं। बाबर की समाधि या बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में है, जिसे बाग ए बाबर के परिसर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का महाराष्ट्र खुलदाबाद में है, और बीबी का मकबरा भी इसने बनवाया था। और शाहजहाँ का जो है आगरा में स्थित है। आगरा में कहाँ? ताजमहल में स्थित है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण बन गई थी? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व, जो नेता लोग होते थे, ठीक है, के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया गया था। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पता चल जाएगा कि जो असहयोग आंदोलन है स्टार्ट क्यों हुआ था। तो इसके स्टार्ट होने का रीज़न था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, उस दिन ये हत्याकांड हुआ था। इसके विरोध में असहयोग आंदोलन चला था। कब से कब तक? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। फिर रुक क्यों गया? रुकने का रीज़न था चौरी चौरा कांड, जो कि कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के घटना है, ठीक है। इसी की वजह से, हिंसा हो जाने की वजह से महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। एक है काकोरी षड्यंत्र, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है चौरी चौरा कांड और काकोरी कांड में, है ना। षड्यंत्र तो बहुत कम नाम चलता है, कांड ही चलता है, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छिड़ने की खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिशों की खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना है, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र क्या थी? ये एक रेल दुर्घटना थी। क्या थी? एक रेल डकैती थी, दुर्घटना नहीं बोलेंगे, रेल डकैती थी, जो कि हथियारों के लिए, मतलब ब्रिटिशों के विरुद्ध, ब्रिटिशों का खजाना लूटा गया था। किसके लिए? हथियारों की खरीद के लिए, ठीक है। अब जलियांवाला बाग नरसंहार आपको बता दिया मैंने, और दांडी मार्च आंदोलन आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने गुजरात पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। फिर हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्व भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया यह एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अपने लिए मतलब ब्रिटिशों ने यह बनाया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब भारतीय सैनिकों को भेजना था, कुल मिला के सैनिकों को भेजना था, इस वजह से, ठीक है। फिर 1939 को आपको देख के कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसकी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1940 में क्या हुआ था? 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो आपको यह भी याद रखना है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग के 1940 में लाहौर अधिवेशन, मतलब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, तथा 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इससे दो फैक्ट आपको याद रखना है। एक तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग, दूसरी लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया था? द्वारा अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था, ठीक है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से भी ध्यान रखते हुए चलना है। अब ये आज अपना क्या है? पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट है। अगर ये मेरा जो हर क्वेश्चनों में एडिशनल डेटा ऐड करना आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताइएगा, वरना मैं नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा या नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके साथ सिर्फ मैं आपको आंसर बता के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको वीडियो डसेलपंथी टाइप की लगे, है ना, आपको मतलब ऐसा लगे कि बोर कर रही है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करने में मज़ा आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला स्पीड स्लो लग रही हो तो आप क्या कर सकते हैं? स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब स्पीड से चलेगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वीडियो को आपको कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं, और अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ? अब इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उनमें भी बताया है, जो अपने जीके की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा क्या अकेला आदमी हूँ, दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। तो 1000+ क्वेश्चन जीके सीरीज चला रहा था मैं, उसमें मैंने बताया था जो ब्रह्म सभा है, ब्रह्म सभा को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो मैंने क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस किया था कि ब्रह्म सभा को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है आत्मीय सभा। तो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका कि 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ। तो आप सभी को पता है कि 1828 में क्या हुआ था? ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी, है ना।
तो यही है क्वेश्चन को पूछने के तरीके कई प्रकार के होते हैं। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना है, जो कि पहले किस नाम से जानी जाती थी? आत्मीय सभा के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में आ गई होंगी। अब इसका एक फैक्ट और बचता है कि स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसे 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, आपको पता है कि जो सभी धर्म हैं अहिंसा को ही प्रेरित करते हैं। तो यदि आपको आपका आंसर नहीं भी पता था तो आप सीधा अपने एग्ज़ाम में टिक कर सकते हैं अहिंसा, क्योंकि सभी धर्म जो है अहिंसा को ही प्रेरणा देते हैं कि अहिंसा अहिंसा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर ऑप्शन बी 2.4। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर है। ठीक है, 7वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। यदि इसकी हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लें तो उत्तर से दक्षिण में है ये 3,214 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम देख लें, यदि हम पूरब से पश्चिम देख लें या पश्चिम से पूरब देख लें तो ये कितना है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब कितना है? 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ये ध्यान में रखनी है। तो भारत का दुनिया के क्षेत्रफल में कुल कितना है? 2.42%। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम खालिस्तान के साथ सामान्य सीमाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। आपको ध्यान में होगा उत्तराखंड भी नेपाल से लगता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से आप आगे जाएंगे तो नेपाल पहुंच जाएंगे। बिहार में एक लेक पड़ती है, लेक के आगे क्रॉस करेंगे तो आप नेपाल पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीमाएं भी नेपाल से लगती हैं और सिक्किम तो बाजू में स्थित है ही, जो नाथुला है ना, जेलेपला, ये सब वगैरह जो हैं वहाँ पर टच होती हैं। आए दिन वहाँ पर विवाद होते भी रहते हैं, चीनी है ना, सॉरी चीनी बोल रहा हूँ, वहाँ की जनजातियों के बीच में। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, इन तीनों के साथ अपने चारों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ों का सही क्रम में स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब में देखा जाए, मतलब पश्चिम से पूरब में गारो, खासी, जयंतिया। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारा, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है, जिसे हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, ये जो हमारे स्टेट है उसमें आसाम में स्थित है। आसाम और मेघालय में क्या स्थित है अपनी? ये पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया। तो सबसे पहले आती है गारो, फिर आती है खासी और फिर आती है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। तो आपको एक ट्रिकी वर्ड भी हम कह सकते हैं, जीके जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जीके जी। क्या है जीके जी? गारो, खासी, जयंतिया, हर नाम का पहला वर्ड है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्थानीय मिट्टी है जिसे रेगुर भी कहा जाता है। इसे प्रायः काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायः काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की जो खेती है सबसे ज़्यादा होती है, मतलब उसके लिए बहुत अनुकूल है ये, है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थलों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? तो महाद्वीपिता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? महाद्वीपिता मतलब कि स्थिति वह स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थान पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। फिर
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, अभी तक हम पढ़ते थे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का नाम क्या है, इलाहाबाद से हल्दिया, या इसका रूट कहाँ से कहाँ तक जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया। अब क्वेश्चन को कैसे पूछ लिया, किन 3 नदियों को सम्मिलित भी किया है, मतलब क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक है। ये मत समझिएगा कांस्टेबल है तो हल्के में निकल जाएगा अपना, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्या है, गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबा इलाहाबाद और हल्दिया राजमार्ग, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है कितना है, 1680 है, ठीक है। देश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायान संस्थान इस जलमार्ग पर है और पटना के गया घाट में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, कौन सी 3 नदी, तो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी। कौन कौन सी, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी, ये 3 नदियों को सम्मिलित करके क्या है, इलाहाबाद से हल्दिया का रूट है, जो कि कितना है, 1680 है। कितना है, 1680 है। फिर हम बढ़ते हैं, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है, तो 56 का ए, क्या है, 56 का ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है, ये आपतित प्रकाश को इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस आपतित किए गए प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। अब आपको पता होगा उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, अपने जैसे कोई भी वाहन, जैसे अपना 4 चक्का वाहन है, ठीक है, उसमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए यूज़ किया जाता है, किसका, उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। फिर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है, तो लाल प्रकाश, नीला इंडिगो प्रकाश, नारंगी प्रकाश, पीला प्रकाश। तो नीले इंडिगो रंग की प्रकाश, ठीक है, नीले इंडिगो प्रकाश ऊर्जा सबसे अधिक होती है। फिर हम बढ़ते हैं, स्नेहक वे पदार्थ हैं जो कि खालिस्तान हैं, तो स्नेहक क्या है, घर्षण कम करते हैं, किस लिए यूज़ होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल लेता है, तो इसका आपको राइट आंसर पता ही होगा, अमीबा। अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से नए अमीबा का जन्म होता है, मतलब ये केंद्रक है, इसका विभाजन हुआ तो 2, ठीक है, विभाजन हुआ तो 2 नए का जन्म हो गया, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप की तरह नलिकाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहनी ऊतक, ठीक है। संवहनी ऊतक मतलब एक जटिल संवाहक ऊतक है जो एक से अधिक सेल से बनते हैं, संवहनी पौधों में पाए जाते हैं। ये ऊतक पौधों में मिट्टी, जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह कार्य करते हैं। एक होता है जाइलम, जिससे जल जो है, ठीक है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है, जल को पहुंचाना, और फ्लोएम होता है पूरे वृक्ष में अपना खाने को पहुंचाना, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जाइलम और फ्लोएम इस संवहनी ऊतक के प्रकार हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हरा थोथा या विट्रिकल का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट। क्या जाएगा, फेरस सल्फेट। अब इसका यदि हम फॉर्मूला की बात कर लें तो FeSO4 7H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट इसका रासायनिक इसका नाम है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4 7H2O, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ पारित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। ये हो गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हम बढ़ते हैं, कौन सा जैविक अम्ल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड, ठीक है। क्या नहीं है, ये जैविक अम्ल नहीं है। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। क्या जाएगा, वन। वन एक ऐसा परितंत्र है जिसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है तथा यहाँ सबसे अधिक जीव जंतु तथा पादप पाए जाते हैं, अतः वन पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है। क्या है, एक गतिशील जीवित इकाई है।
आप सभी को पता है वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेड़ों को लगाइए, पेड़ों को काटिए नहीं, ठीक है। फिर है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा खाली स्थान पीएच वाले अवक्षेपण को संदर्भित करते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच स्तर 5.5 होता है, ठीक है, या 5.5 से 5.7 के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से कम। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री के लद्दाख के नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत विनियुक्त होने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, कोई ऑप्शन क्या क्या हैं, बायारस, द्रास, हाइड्रो पावर, स्पीति, दूध पठारी, कुर्ग, तो है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बायारस द्रास में हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका नाम जो है बिरसा द्रास या कारगिल में 1.5 मेगावाट का छोटा हाइड्रो पावर प्लांट प्रधानमंत्री द्वारा लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल के तहत शुरू होने वाला पहला प्रोजेक्ट है। ये 4 नवंबर 2001 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 4 नवंबर 2001 को शुरू हुआ था। फिर हम बात करते हैं डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर 2017 को लोकार्पित योजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनदयाल स्पर्श योजना। 3 नवंबर 2017 को संचार मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा, जो उस समय संचार मंत्री से मनोज सिन्हा ने डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ किया था, जो डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और इस क्षेत्र में शोध कार्य के प्रचार प्रसार हेतु भारत में स्कूली बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस योजना के अंतर्गत दुनिया के प्रथम नकारात्मक उत्सर्जन कार्बन कैप्चर संयंत्र का संचालन आइसलैंड में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ब फिक्स। क्या हो जाएगा? कार्ब फिक्स। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2017 में नासा द्वारा मंगल 2020 मिशन के लिए कौन सा परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा ने 21 नवंबर 2017 को, कब? 21 नवंबर 2017 को मंगल ग्रह मिशन 2020 हेतु सुपरसोनिक पैरासूट का सफल परीक्षण किया है। किसका किया है? पैरासूट का परीक्षण किया। तो मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्रिकेट टीम ने 2017 आईसीसी महिला विश्व कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। 2017 का महिला विश्व कप इंग्लैंड ने भारत को 9 रनों से हराकर अपने नाम किया था, जिसमें अन्या सरम्बेसोले को मैन ऑफ द प्लेयर का खिताब दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। 17 के बाद अपना 21 में, ठीक है। तो आज सभी को ध्यान में रखना है, बस हो गया। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2017 में रोजर फेडरर ने अपने करियर में रिकॉर्ड 8वीं बार किस खिताब को जीता था? तो क्या बोल रहा क्वेश्चन? रोजर फेडरर ने अपने करियर में रिकॉर्ड 8वीं बार किस खिताब को जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन का। क्या जाएगा? विंबलडन का चैंपियन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। इसका जो कि इसका कौन सा संस्करण था? 131वां, है ना, 131 इसका आयोजन था, ठीक है। इसमें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं भारत में अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश के साथ अक्टूबर 2017 में मोटर संधि का कार्यान्वयन शुरू किया गया था। 72 का बी, नेपाल। देखिए दोस्तों, क्या है, थोड़ा सा ये जीके के क्वेश्चन है ना, तो मेरा तो फोकस ऐसा रहेगा कि जो दिल्ली पुलिस का आपका एग्ज़ाम है, इसको आप मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया और रीजनिंग हो गया, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो क्या है कि अगर यहाँ थोड़ा कम, क्योंकि क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, मतलब कहीं से कुछ भी पूछ रहा है, करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जा रहा है और जीके के क्वेश्चन भी बड़े थोड़ा सा हाई हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है कि ये जो क्वेश्चन पे है आपको तैयारी हर तरह से करनी है। कुल मिला के बात इतनी है, तैयारी हर तरह से करनी है। तो 72 का जो अपना क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। पड़ोसी देश बांग्लादेश तथा नेपाल के साथ अक्टूबर 2017 में मोटर संधि का कार्यान्वयन शुरू किया गया था। फिर है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के बंदरगाह शहर में 1200 घर बनाने के लिए अक्टूबर 2017 का एक समझौता? ये भी एक क्या हुआ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। अब 2017 का, तो इसका राइट आंसर हम सीधे देख लेते हैं, इसमें कोई एडिशनल फैक्ट नहीं है। तो 73 का जो बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 73 का बी इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। तो भारत ने श्रीलंका के बंदरगाह शहर में 1200 घर बनाने के लिए अक्टूबर 2017 में एक समझौता किया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। 14 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय एकता के लिए 12/5/16 इंदिरा गांधी पुरस्कार। हाँ, अब आपको ये इंदिरा गांधी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है। क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है।
तो आपको ये एक सूची दर्ज कर लेना है कि अवार्ड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी बनाना है, स्ट्रेटजी के साथ ही पढ़ाई करना, तो अवार्ड आपको पढ़ना है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा TM कृष्णा। और अभी वर्तमान में कौन हैं इसके रेसिपिएंट, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल करिएगा, पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा तो फिर आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारिए, नहीं करना पता तो। फिर 2017 ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देखिए। फिर मैंने बताया ना, अवार्ड बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कम से कम आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो फिर भी देखने को मिलेगा। तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान का पुरस्कार है, जो कि दिया गया था हंस जोआचिम सेलहुबेर को। ठीक है, किसे दिया गया था? हंस जोआचिम सेलहुबेर को दिया गया था। तो ये मैं नहीं कहता कि आप बाहर के अवार्ड, मतलब जो फेमस अवार्ड, जैसे अपना हो गया इंदिरा गांधी वाला खेल रत्न पुरस्कार हो गया, ठीक है, और अपना नोबेल प्राइज़ हो गए ना, और फीफा में रैंकिंग क्या है इंडिया की, ये सब चीज़ें जो है ना, रैंकिंग भी आपको पढ़ना है। और अपना बाफ्टा पुरस्कार, आईफा अवार्ड है ना, ये सब आपको याद रखना है और इनको पढ़ना है। फिर PSU बैंक विलय की निगरानी के लिए 30 अक्टूबर 2017, ये भी अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अरुण जेटली ने। ठीक है, तो अब अभी का तो कुछ का कुछ होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है कि PSU बैंक विलय की निगरानी के लिए 30 अक्टूबर 2017 को गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? अरुण जेटली। अब अभी पता नहीं कौन है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये तो बस एक आपके लिए देखा जाए तो एक हिसाब से कहना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या पूछा जा रहा है ना। फिर अक्टूबर 2017 में किस संगठन ने भारत में संरचनात्मक सुधार के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण सुझाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं, भारत ट्यूनीशिया संयुक्त आयोग का 12वां सत्र 30 अक्टूबर 2017 को कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ये ध्यान में रखना है। फिर 22 नंबर, ये तो सब 2017 का क्वेश्चन है, इसको हटाओ, आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि अब 2017 का वापस रिपीट नहीं होगा। फिर 26 अक्टूबर 2017 को खालिस्तान में आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र SDR का उद्घाटन हुआ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये अब पूछ सकता है। तो 26 अक्टूबर 2017 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर 14 जुलाई 2017 को लोकार्पित भारतीय रेलवे के सौर संयंत्रों के पहले सेट की कुल क्षमता क्या है? तो 14 जुलाई 2017 को लोकार्पित भारतीय रेलवे के सौर संयंत्रों के पहले सेट की कुल क्षमता 5 मेगावाट पीक है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोबारा से। सर्च इंजन की दिग्गज कंपनी गूगल डूडल ने 15 नवंबर 2017 को किसका 151वां जन्मदिन मनाया था? जैसे आप गूगल खोलते हैं, देखते हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ चित्र बने होते हैं, जैसे क्रिसमस आता है तो क्रिसमस का सेंटा क्लॉज वगैरह आता है ना, वही सब चीज़ों को गूगल डूगल बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो कॉर्नेलिया सोराबजी है ना। तो सर्च इंजन की दिग्गज कंपनी गूगल डूडल ने कॉर्नेलिया सोराबजी का 151वां जन्मदिन मनाया। ये एक भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून का अध्ययन किया था। तो आपको याद रखना है, ये अपने इंडियन थी, इसलिए आपके एग्ज़ाम में उस समय करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको करंट अफेयर्स थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ रहा है। फिर हम बात करते हैं 2018 में नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष, जिसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, देवजानी घोष। ठीक है, तो नैसकॉम का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसकी अध्यक्ष थी देवजानी घोष, जिन्होंने 2018 में पद का कार्यभार संभाला था। कब? 2018 में संभाला था। फिर नवंबर 2017 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत भारत का कौन सा शहर सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव। तो नवंबर 2017 में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत भारत के चेन्नई शहर को शामिल किया गया था। फिर हम बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। अगस्त 2017 में किस देश ने पहली बार भारतीय केले, अनार तथा कस्टर्ड सेब के आयात की अनुमति दी? तो 85 का बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मेरे को नहीं पता आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी। मेरा उद्देश्य था आप तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहुंचाना, तो मैंने आप तक पहुंचाया। वीडियो कैसी है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो अपना पैटर्न है आपको अच्छा लगा, जो अपने इंटरलिंक करने वाली बात है, जिससे हमने शुरू के क्वेश्चनों में किया था। यदि आपको ये क्वेश्चनों का पैटर्न अच्छा लगा तो हमको आप बता सकते हैं।
फिर हम इसी आधार पर अपने आगे की वीडियो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन, इससे फ़ायदा आपको पढ़ना कम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन में जाना समय आलस है तो सीधा इंस्टाग्राम तो दिन भर चलाते ही होंगे, बस जाइए सर्च ऑप्शन में जाएंगे, सीधा वहाँ पर #PF लर्निंग डालेंगे, हमारा पेज आपको मिल जाएगा, जहाँ जाकर आपको हम सपोर्ट करना है। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। रुकिए 2 मिनट। अलविदा लेने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती बार बार नहीं आती हैं। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली पुलिस बस नहीं, CPO का भी एग्ज़ाम होगा, उसके भी काम आएगा, CGL CHL GK एवरीथिंग, हर एग्ज़ाम में काम आता है, एवरी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।